Today we are going to start dissolution of partnership firm. Before going to start a chapter, let's see the difference between dissolution of firm and dissolution of partner. Both are the different terms. One is dissolution of partnership and second term is dissolution of partnership firm. First, we must know the difference between both. Dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Sometimes in one marker question, you only write dissolution of partnership and you say कि मैम ठीक तो है आपने मार्क क्यों नहीं दिए. So there is a difference between the dissolution of partnership and dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership means change in relationship among the partners. Change in existing relationship. Between partners. What you have done till now. When one partner is admitted, then the existing ratio. When one partner retired, then change. When death of a partner, then change. So when there is a change in the relationship between the partner, it is called dissolution of partnership. But when closure of firm and end of business relationship among all the partners, it is called dissolution of firm. देखो आप पुराने पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है तो पुरानी पार्टनरशिप डीड जो है वो इररेलेवेंट हो जाती है. उसका आपको रिवाइज करने की नीड पड़ती है. ए और बी दो पार्टनर थे, 50-50% दोनों ले रहे थे. अब सी एडमिट हुआ तो सी इनमें से ही किसी में से कुछ कुछ शेयर लेगा, यानी कि इनकी जो एग्जिस्टिंग रेशियो है फर्म के साथ वो चेंज हो गई. दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे जो अभी तक हमने किया. बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट फ्रॉम दिस. इसमें बिजनेस एंड हो जाएगा, साथ ही साथ बिजनेस फर्म का भी क्लोजर हो जाएगा. दैट मीन्स कि अब पार्टनर की रिलेशन खत्म नहीं हो रही है, रिलेशन तो खत्म हो ही रही है, साथ ही साथ आपकी फर्म क्लोज हो रही है. दैट मीन्स एसेट लायबिलिटीज भी खत्म हो रही है. यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में एक नई बात होगी कि जो आपकी एसेट्स है वो भी रियलाइज होंगी, मतलब वो भी सेल करेंगे, और जो लायबिलिटी है उसका सेटलमेंट होगा. द सेकंड पॉइंट आई कैन टेक asset liabilities. In this situation, only revaluation of assets and liability take place. Revaluation of assets and liabilities take place. यहाँ पर सिर्फ revaluation होता है. जबकि in dissolution of partnership firm, assets are realized and liabilities are settled down. एसेट लायबिलिटीज, एसेट्स की पेमेंट हो जाएगी, लायबिलिटी का सेटलमेंट हो जाएगा. बिजनेस कंटिन्यू, इसमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहेगा. सॉरी, बिजनेस विल कंटिन्यू इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट हियर नो, बिजनेस विल केम टू एंड. बिजनेस यहाँ पर खत्म हो जाए. कोर्ट इंटरवेंशन होती है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमेशा ये वॉलंटरी होती है कि पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया
कि हमें पार्टनर शेयर चेंज करना है, न्यू पार्टनर एडमिट करना है, रिटायरमेंट है, कुछ भी। बट यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, अभी आप पढ़ोगे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के डिफरेंट वे है। यहाँ पर कोर्ट भी इंटरवेन कर सकता है कि अब आपका बिजनेस इलीगल हो गया है, या कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया है, या किसी ने कोई परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, तो कोर्ट भी यहाँ पर अपना डिस्क्रिएशन दे सकता है, कोर्ट भी इंटरवेंशन कर सकता है। यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलंटरी भी हो सकती है और बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट भी हो सकती है। इफेक्ट क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कम हुआ, देखो बेटा, अगर बिजनेस ही एंड हो रहा है तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विल बी देयर, automatically dissolution of partnership will be there. But when there is a dissolution of partnership, it doesn't mean dissolution of partnership firm. That means dissolution of partnership firm include करता है dissolution of partnership को। अगर फर्म एंड हो रही है मतलब रिलेशन तो एंड हो ही रही है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इसमें है ही। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, चेंज हो रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, डजंट मीन कि डिसोल्यूशन फर्म भी है। करेक्ट? क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, next point we can take closure of books of account. In dissolution of partnership, we don't close books of account, we just make the revaluation account, balance sheet, and so on. But in dissolution of partnership firm, there will be the closure of books of account. That means there will not be balance sheet. एसेट लायबिलिटी चली गई बेटा तो बैलेंस शीट का कोई मतलब ही नहीं उठता, फर्म ही खत्म हो गई। अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअली कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। अच्छा एक सेकंड, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन पहले बता देती हूँ। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ फर्म में वही खाली डिसोल्यूशन लिखा है मैंने। देयर आर सेवरल वेज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द फर्स्ट very case is by the mutual agreement. A firm may be dissolved when all the partners agreed for a dissolution. All the partners saying that we want to close this firm. Maybe this is not profitable. Second, compulsory dissolution. These points are relevant for one marker. Compulsory dissolution कब होगा? When all partner except one became insolvent, and when the business of firm became unlawful. 2 points है कंपल्सरी जिसमें फर्म को बंद करना ही पड़ेगा। अगर जितने पार्टनर है उसमें से सारे, सपोज 5 पार्टनर है, ए बी सी डी ई, ये 4 इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया घोषित हो गया इनका, क्या ई सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को चला पाएगा? नहीं, क्योंकि फॉर द पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 members, so there will be the compulsory dissolution. Second point, when the business became अनलॉफुल, लीगल बिजनेस नहीं कर रहे हो तो अपने आप बंद हो जाए। थर्ड, बाय द नोटिस, अगर किसी पार्टनर ने रिटर्न में नोटिस दे दिया कि आई वांट टू क्लोज द बिजनेस, देन दे हैव टू गो फॉर अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई किसी एक भी पार्टनर के कहने पर डिसोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यू नो partnership is an agreement of 2 or more than partners in which this is carried by one or any one of them acting for all, carried out by all or any one of them acting for all। क्योंकि मान लो ए सी 3 पार्टनर्स है, अच्छे से बिजनेस चल रहा है, बी को इंटेंशन हुई कि ए और सी अच्छे से नहीं कर रहे हैं,
अब ए और सी जो भी कुछ करेंगे उसके लिए बी भी लायबल होगा, ऑब्वियसली है। तो बी लायबल नहीं बनना चाहता है, इसका पार्ट नहीं बनना चाहता, तो बी क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है कि भाई आप इस फर्म को बंद करो, बाद में अपनी कोई सी फर्म करो, मुझे आओ, मैं बंद करवाना चाहता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, अगर आपने, मैं चला भी गया तब भी मेरे पे लायबिलिटी वैसी रही। हो सकता है ऐसा। फोर्थ केस, ऑन हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कौन से इवेंट होने पर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। देयर आर सेवरल पॉइंट्स फॉर दिस। इफ पार्टनरशिप वाज एट when the partnership was a particular partnership, then it will came to end on the completion of venture. भाई पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी, किसी वेंचर के लिए की थी, वो वेंचर कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप अपने आप एंड हो जाएगी। या फिर कोई टर्म जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी वो एक्सपायर हो गई तो भी पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। थर्ड, व्हेन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई है, दो पार्टनर है, एक की डेथ हो गई है, तो भी एंड हो जाएगी। या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो भी। फिफ्थ, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कोर्ट में ऑल्सो पास, कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, जरूरी नहीं है कि दिया, ये दे सकता है। इन द केस व्हेन द पार्टनर बिकेम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है। अनसाउंड माइंड समझते हैं, पागल, इडियट हो जाता है। अ पर्सन बिकेम, सब इनकेपेबल है समझने सोचने के, तो वो कोई भी एक्ट करेगा तो किसी और को भी हार्म दे सकता है वो। इफ अ पार्टनर बिकेम of unsound mind person. Second, when a partner became permanently incapable of performing his duties, पार्टनर इनकेपेबल बन सकता है कि अपनी ड्यूटीज को नहीं कर सकता। इनकेपेबल यहाँ पर जरूरी नहीं है मेंटली हो, फिजिकली भी हो सकता है। थर्ड, a partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business. पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया जिसकी वजह से बाकी सबको हार्म हो सकता है, तो सब पार्टनर कोर्ट क्या कह सकते हैं, बिजनेस को एंड करो आप। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच डिस्टेंसली बाय द पार्टनर, पार्टनर एक एग्रीमेंट बनाया था, वो एग्रीमेंट किसी ने ब्रेक कर दिया है। व्हेन एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड एंड व्हेन द कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड, और कुछ नहीं, कोर्ट को लग रहा है कि भाई डिसोल्यूशन होना चाहिए ये भी अच्छा पॉइंट है ना, कोर्ट को सिंपली लग रहा है कि नहीं इसका तो, ये फर्म तो क्लोज होनी चाहिए, कुछ नहीं कर रही है। कोर्ट फाइंड डिसोल्यूशन इज जस्टिफाइड, उसको सही लग रहा है बस बंद करना तो। एंड सिक्स, when a business became a lossful business, there is a consistent loss in business and you can say business unit became the sick unit. आपने भी इको में पढ़ा होगा, सिक यूनिट बन गई है, बस लॉस ही लॉस आता है, इसका प्रॉफिट आता ही नहीं है। तो कोर्ट क्या कह सकती है, बंद करो भाई ऐसे बिजनेस को जिसमें रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो देयर आर 5 ways of the dissolution, there are 5 modes through which the dissolution may take place: by the mutual agreement, by the compulsory dissolution, by notice on happening of an event, और dissolution of court। ये तो थी थ्योरी। अब आओ एक्चुअल में कि कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं डिसोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, अकाउंट्स इन्वॉल्व इन डिसोल्यूशन। I am writing now dissolution, but you have to write the complete dissolution of firm। यहाँ पर फर्स्ट अकाउंट बनता है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट।
सेकेंड अकाउंट सेम हमारा प्यारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड कैश और बैंक अकाउंट। फोर्थ इफ रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो अभी तक जो हमने जितने भी चैप्टर्स करे उसमें हमने सब में क्या बनाया था, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बिकॉज बिजनेस तो चल ही रहा था ना, सिर्फ रिलेशनशिप चेंज हो रही थी। बट इन दिस चैप्टर बिकॉज रिलेशन केम टू एंड as well as firm is going to close, so we have to make 4 accounts in which realization, partners capital, cash and bank and partners loan। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन के साथ। रियलाइजेशन अकाउंट क्या अकाउंट होता है अभी बताते हैं। ये अकाउंट है जिसके अंदर आपने सारी एसेट और आउटसाइड लायबिलिटीज का सेटल डाउन करना है। मतलब एसेट रियलाइज कितनी हुई है, वो लायबिलिटी पे कर रहे हो, वो सब इसमें आएगी। बट द मेन मोटिव ऑफ मेकिंग दिस अकाउंट इज टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस। सो वी कैन से the nature of realization account is a nominal। must remember realization account का आपका जो मोटिव है, रियलाइजेशन अकाउंट का मोटिव क्या, प्रॉफिट और लॉस निकालना डिसोल्यूशन पे। सो सिंपली वी कैन से द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल। तो रिवैल्यूएशन का क्या था, रिवैल्यूएशन में भी वही कर रहे थे, बट इन रिवैल्यूएशन वी आर रिकॉर्डिंग ओनली द चेंजेस टेक प्लेस इन द एसेट एंड लायबिलिटी वैल्यू, वी वर नॉट द सेटलिंग डाउन। यहाँ पर हम सेटल डाउन कर रहे हैं, तो ये आपका बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या चेंज आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा लेकिन एक मोस्ट इंपोर्टेंट आइटम गुडविल इसमें ट्रांसफर नहीं होगी। गुडविल भी रियलाइजेशन में जाएगी। जब तक अब तक के सभी चैप्टर्स में आपने देखा था कि गुडविल कहाँ पर ट्रांसफर हो रही थी बेटा, गुडविल जा रही थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। दिस इज द ओनली चैप्टर इन विच गुडविल विल नॉट transfer, will not distributed among the old partner old ratio। first change and second change, there will not be balances, balance cd। balance cd मतलब होता है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस तब होते थे जब आपको बिजनेस कंटिन्यू करना था। अब जब बिजनेस ही क्लोज हो रहा है बेटा, बिजनेस है ही नहीं, बिजनेस चलना ही नहीं है, तो फिर पार्टनर के बैलेंसेस ही क्या जो नेक्स्ट ईयर में कैरिड फॉरवर्ड करें। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर जो आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, वो आती है बाय कैश और बाय बैंक और टू बैंक। यानी कि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सारी एसेट्स का सेटल रियलाइज कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, या कोई पार्टनर ले जा रहा है, लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, उसके बाद जो भी पैसा आ रहा है फिर पार्टनर्स का अकाउंट बना रहे हैं, उसमें देख रहे हैं किसका कितना बैलेंस आ रहा है, उसको कैश में पे कर रहे हैं जो एसेट लायबिलिटी से आया है। जितने ही पार्टनर का जो बैलेंस निकल रहा है उसको कैश या बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं। और द लास्ट अकाउंट जो इसमें बनता है वो बनता है बैंक अकाउंट। कैश या बैंक, नॉर्मली बैंक ही बनाते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश दे रखा है तो कैश। और बैंक अकाउंट में क्या आएगा, सारा बैंक बैलेंस, मतलब कितना बैंक आया, बैंक का बैलेंस दे रखा होगा बैलेंस शीट में वो, उसके बाद रियलाइजेशन में कितना बैंक प्लस हुआ, कितना माइनस, कितना एसेट से आया, कितना लायबिलिटी से गया, पार्टनर्स का बैलेंस जो पार्टनर्स को पे किया या पार्टनर लेकर आया फर्म के लिए वो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें बैलेंस शीट तो नहीं बननी, पर फिर टैली कैसे होगा, डेबिट साइड विल बी द क्रेडिट साइड। यहाँ पर डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा, यानी कि हमें टैली करना होगा बैंक अकाउंट। बेटा बैंक अकाउंट टैली जैसे बैलेंस शीट करते थे वैसे ही से टैली करेंगे। ऐसा क्यों है कि बैंक अकाउंट टैली करना है, क्योंकि मेरे पास 10,000 था, एसेट को बेचने के बाद 50,000 आ गया, 60। पार्टनर का बैलेंस निकलता है एक का 20, एक का 20, एक का 20, यानी कि तीनों का 20 निकलता है। तो 60,000 को पार्टनर्स में बांटना है, यानी कि बैलेंस आपका मैच करना चाहिए। बैंक अकाउंट क्या शो कर रहा है कि इतना पैसा था, इतना एसेट से आया, इतना पार्टनर्स को दिया या लिया, और
सब कुछ सेटल कर दिया और फर्म क्लोज हो गई। और द लास्ट अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट, इफ देयर विल बी द पार्टनर लोन देन वी विल मेक दिस अकाउंट, अदरवाइज वी विल नॉट मेक। नाउ कम टू द मेन कॉन्सेप्ट अगेन, हाउ वी विल मेक द रियलाइजेशन अकाउंट। चलो रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्रीज करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनता है और एंट्रीज क्या है। देखो आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही छोटा सा है। आपके घर में कोई चीज पुरानी हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, व्हाट डू यू डू जनरली? यू पुट इनटू द जंक बॉक्स। अब बहुत सारी चीजें पुरानी होती रहती है, जंक बॉक्स यानी कि कबाड़ के डिब्बे में डालते डालते रहते हैं। और फिर मम्मी क्या करती है, जब कोई स्क्रैप वाला आता है उसको सेल कर देती है, जंक, ये कह सकते हो कबाड़ को सेल कर देती है। एक बॉक्स बना लिया आपने, उसमें सब डाल दिया, पुराने टॉयज डाल दिए, कभी अपनी पुरानी नोटबुक्स डाल दी, बुक्स डाल दी, रद्दी डाल दी, वो सब कुछ। उसके बाद उसको आप सेल करते रहते हो। बेटा जब आप सेल करते हो, ये एक बॉक्स बना दिया, इसके अंदर पुराने बैग्स भी हैं, इसके अंदर पुरानी बुक्स भी हैं, कुछ पुराने टॉयज भी हैं, आपके घर में बच्चे हैं, ये सब कुछ इसमें डाल दिया। उसके बाद इसको जब मम्मी सेल करती हैं इन सामान को, तो मम्मी क्या बोलती हैं, कबाड़ बेच दिया, है ना, बेच दिया। मम्मी सबका नाम थोड़ा लेती है कि बेटा वो तेरे टूटे हुए टॉयज थे वो बेच दिए, बेटा वो बुक्स थी ना वो सेल कर दी, ऐसा नहीं बोलती, बोलते सीधा कबाड़ बेच दिया। सेम बिजनेस में हमें सारी एसेट्स को एक बॉक्स में ट्रांसफर करना है, उस बॉक्स का नाम है रियलाइजेशन। सारी एसेट्स को, सारी एसेट्स मतलब एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है बेटा, क्योंकि वो तो डेफर्ड लॉसेस है। और सारे आउटसाइड लायबिलिटी को भी कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन में पहले ट्रांसफर कर देना है, यानी कि सारी एसेट लायबिलिटी का नाम क्या बन जाएगा, रियलाइजेशन। और अब जब एसेट्स बिकेंगी तो आप एंट्री नॉर्मल बनाते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बट नाउ यू विल मेक द एंट्री किस नाम से, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले बनाते थे कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जो भी सेल किया उस एसेट का नाम आता था। बट रियलाइजेशन के केस में नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन आएगा। तो कौन कौन सी एंट्री पास होंगी, सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफर होंगी। अब यहाँ पर एसेट्स के नेम दे रखे होंगे बेटा, मैं सिंपल एंट्री बता रही हूँ आपको। एसेट ट्रांसफर कर रहे हो आप, तो एसेट जब ट्रांसफर करोगे तो एसेट का खुद का जो एक आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। बुक वैल्यू पर सारी आप एसेट्स को ट्रांसफर कर दोगे, सारी एसेट्स को उठा उठा के जंक बॉक्स रियलाइजेशन अकाउंट में डाल रहे हो। जब सारी एसेट को खत्म कर रहे हो और एक नई एसेट क्रिएट कर रहे हो, रियलाइजेशन, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। उसके बाद आप ट्रांसफर करोगे सारी लायबिलिटीज, वेयर यू विल ट्रांसफर टू सॉरी लायबिलिटी ट्रांसफर में म्यूट हो गई थी बेटा। लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे जब आप, तो एंट्री होगी लायबिलिटीज डेबिट टू रियलाइजेशन, राइट।
क्योंकि सारी लायबिलिटीज का नाम रियलाइजेशन है। अब आती है बात सेटलमेंट की। जब आप सेटल करते हो बेटा, तो या तो आप एसेट सेल करोगे या फिर कोई पार्टनर लेकर जाएगा। नॉर्मली जब आपकी एसेट सोल्ड होती है तो एंट्री क्या बनाते हो? कैश इंक्रीज होता है, एसेट डिक्रीज होती है। आप बनाते हो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। चलो जी, एसेट कैश या बैंक तो अभी भी इंक्रीज होगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। लेकिन एसेट का नेम तो आएगा नहीं, क्योंकि सब एसेट का नेम हमने क्या डाल दिया है? जैसे मम्मी सबका क्या नाम डालती थी? कबाड़, जंग, और हमने क्या डाल दिया? रियलाइजेशन। यानी कि जब भी एसेट जाएगी एसेट क्रेडिट होगी, लेकिन नाम किसका आएगा बेटा? रियलाइजेशन। सिंपल है। अगर कोई पार्टनर ले गया एसेट, तो उस पार्टनर का कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि एसेट लेके जा रहा है, फ्री में थोड़ा ना लेके जा रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देन इफ आई टॉक अबाउट द लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं, बेटा अगर आप लायबिलिटीज को पे करते हो तो नॉर्मल एंट्री क्या बनाते हो? लायबिलिटी रिड्यूस होती है, लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। बट इस केस में लायबिलिटी का नाम भी क्या है? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, जब सेटलमेंट होता है तो इनकी मार्केट प्राइस या फिर आप कह सकते हो एक्चुअल प्राइस, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा उसके थ्रू होगा। ठीक है। अगर लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर है तो वो लायबिलिटी भी तो पार्टनर ले जा सकता है। वो कह रहा है भाई क्रेडिटर को मैं पे कर दूंगा, छोड़ो आप। लेकिन बेटा कोई भी पार्टनर फ्री में कोई काम नहीं करता। वो कह रहा है आप मुझे दे दो, मैं उसको दे दूंगा। तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी तो हमारी खत्म हो ही रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लायबिलिटी खत्म होती है डेबिट होती है। लेकिन लायबिलिटी का नाम क्या है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को देनी है हमें, उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे क्योंकि वो लायबिलिटी देगा, अगेन एक्चुअल वैल्यू पर। समझ में आया? देखो 4 मेन एंट्रीज बताई हैं, बाकी जो डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस किए हैं, बाकी जो अकाउंट बनने हैं, वो सब मैंने नहीं बताया। मैंने आपको सिंपल बताया एसेट लायबिलिटीज का क्या करते हैं जब डिसोल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। सारी एसेट का नाम, यहाँ पर 2 एसेट्स लिखा है, यहाँ पर आएगा 2 मशीनरी, 2 लैंड, 2 बिल्डिंग। सारी एसेट को उठा के एक बॉक्स में डाल दिया, उसका नाम क्या है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन हो गया, रियलाइजेशन वाला बॉक्स इंक्रीज हो गया, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट। इसी तरह सारी लायबिलिटीज को मैंने ट्रांसफर कर दिया। फिर जब मैंने सेटलमेंट किया है, वैसे एसेट की एंट्री होती है बैंक डेबिट टू एसेट, लेकिन यहाँ एसेट का नाम रियलाइजेशन है तो मैंने करा है बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। सेम वे जब मेरी लायबिलिटीज का पेमेंट होता है तो मेरी एंट्री होती है लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। बट यहाँ पर लायबिलिटी का नाम भी क्या है? रियलाइजेशन है, तो मैंने एंट्री करी है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। होप you all understand these concepts.